गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। हाउ वाज द संडे? ये सवाल मेरा आपसे भी है, अपने पड़ोसी से भी है, यानी भारत से भी है। फैंटास्टिक। ओके, ये उनका जवाब ये नहीं है फैंटास्टिक, ये आपका जवाब हो सकता है, ये मेरे पड़ोसी का जवाब बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कल क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया, यानी इंडिया वाज अनबीटेबल, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अपना सारा गुस्सा जो है ना माजी में जो मैचेस कुछ हारे, वो सारा गुस्सा जिस तरह निकाला ऑस्ट्रेलिया ने कल के मैच में, और छठी बार क्रिकेट का ताज अपने सर पर सजाया ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया को हम कहते हैं जी कांग्रेचुलेशंस। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आज पाकिस्तान का मौसम कैसा रहेगा इस पर बात कर लेते हैं। जी पाकिस्तान का मौसम आज कैसा रहेगा? सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में कम से कम 10 ज़्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड है। लाहौर में कम से कम 13 ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। और कराची में 18 ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके अलावा पेशावर की बात करें, कम से कम 10 ज़्यादा 24, और कोयटा में कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है मौसम आज का। सिर्फ और सिर्फ कोयटा में हल्के हल्के बादल है, वरना हर जगह पर सूरज ही चमक रहा है। क्या बात है जी, ये तो पाकिस्तान का मौसम है। लेकर चलते हैं आपको सऊदी अरब, जहाँ पर एक बार फिर बादल बरस पड़े और मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई और मौसम वहाँ भी अब बदल रहा है। वैसे तो जो वहाँ पर ठंड है वो दिसंबर में थोड़ी फील होती है, लेकिन अभी वहाँ पर मौसम चेंज हुआ है, अब वो गर्मी नहीं रही। इस बारिश के बाद मौसम थोड़ा सा खुनकी की तरफ गया है। हालांकि वहाँ की ठंड भी ऐसी है कि मज़े की ठंड होती है, कोई बहुत ज़्यादा ठंड नहीं आती, लेकिन बहरहाल मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से मौसम थोड़ा बदला है। एक बार फिर बादल जमकर बरसे हैं। लास्ट वीक भी मूसलाधार बारिश हुई थी बहुत से इलाकों में, मक्का में भी और आसपास के इलाकों में भी, और कल भी हम ये देख रहे हैं कि बारिश हुई है वहाँ पर, और बहुत ही ज़बरदस्त बारिश वहाँ पर हुई है। एनीवेज जी, बढ़ेंगे आगे, देखिए खबरें शामिल करते हैं। बगैर ड्राइवर के चलने वाली खुदकार गाड़ी। हाँ, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं अक्सर हमें ड्राइविंग पसंद नहीं है, और ड्राइवर अफोर्ड हर कोई नहीं कर पा रहा होता। पता नहीं वो गाड़ी भी अफोर्ड कर सकेंगे कि नहीं, लेकिन ड्राइवर अफोर्ड नहीं कर पा रहे। बहरहाल ये अमेरिकी शहर सैन फ्रांसिस्को की सड़कें हैं जनाब, जहाँ पर इस वक्त एक गाड़ी देखी जा रही है, इलेक्ट्रिक कार है वेमो, और इसने हर किसी की तवज्जो समेट ली है। जदीद टेक्नोलॉजी से लेस है और इसमें बड़ी तादाद में कैमरे, सेंसर्स नस्ब किए गए हैं। गाड़ी मुकम्मल तौर पर खुदकार तरीके से चलती है, ताहम इसमें जो टेम्परेचर और म्यूज़िक का सिस्टम है वो मुसाफिर के हाथ में रहता है। मुसाफिरों को ये भी बता सकती है ये गाड़ी कि कितने वक्त में अपनी मंजिल पर वो पहुंचेंगे। तवक्को की जा रही है कि इन गाड़ियों की सर्विस रवां बाकायदा तौर पर शुरू कर दी जाएगी और लोग इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। अच्छा, बाहर से देख के लगता ही नहीं है कि इट्स अ ड्राइवरलेस कार, बट इन एक्चुअली इट इज़ अ ड्राइवरलेस कार। बट मतलब हाउ कैन यू ट्रस्ट अ कार, अगर देखा जाए, है ना? देखिए टेक्नोलॉजी आगे जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता हम इसके आदी जरूर हो जाएंगे। हाँ। शुरू में जब चीज़ नहीं आती है तो आप सोचना जरूर कर देते हैं कि ये कैसे होगा, लेकिन ऑब्वियसली जब आदी हो जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ट्रस्ट भी बिल्ड होना। बिल्कुल ऐसे जरा आगे दुनिया तो इसी तरफ तो देखिए हम इंसान की सहूलत के लिए सारी चीजें ऑब्वियसली। बढ़ेंगे आगे जी। जादू के करतब, और वो भी पानी के अंदर। ये 13 साल अमरीकी बच्ची है जिसने सबको हैरान कर दिया है। एवरी एमरसन नामी बच्ची ने स्कूबा डाइविंग के शौक को जादू के साथ जोड़ दिया और पानी के अंदर रहते हुए 3 मिनट में 38 करतब दिखाए और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया है। जो पहले का रिकॉर्ड था वो तोड़ दिया है। ये रिकॉर्ड सैन फ्रांसिस्को के एक्वेरियम ऑफ द बे में टनल टैंक के अंदर जाकर उसने तोड़ा है, और उसने 2020 में बरतानवी जादूगर मार्टिन के कायम करदा 20 करतबों का रिकॉर्ड तोड़ा है। इन्होंने उनसे ज़्यादा करतब करके दिखाए हैं पानी के अंदर जाकर। अच्छा, वाकई ज़बरदस्त करतब है जी। वैसे भी अगर आप करतब करते किसी को देखें तो आप हैरान होते हैं, फिर पानी के अंदर जाकर करना तो वैसे ही बड़ा डिफरेंट लगता है। बहुत डिफिकल्ट है, और इतनी छोटी उम्र में अगर हम देखें इतने मज़े मज़े के बड़े बड़े काम करने, ये भी एक बड़ी बात है। बिल्कुल जी, बढ़ेंगे आगे बढ़ते हैं। और एक बड़ी दिलचस्प सा एक सर्वे हमारे सामने आया है, तो हमने सोचा सबसे शेयर करें। अच्छा, आपको भी लगता है कि जिसके बाल होते हैं वही शख्स खूबसूरत होता है? हम हमेशा बालों से खूबसूरती का तयन कर रहे होते हैं ना, कि अगर बाल हैं, लंबे बाल हैं, छोटे बाल हैं या सर पे बाल हैं, तो तभी प्यारा लगेंगे। अच्छा, इसमें थोड़ा जेंडर ले आऊँ? जी ले आए। हम लोग खवातीन के तो सारे बाल लंबे, घने, स्याह, चमकदार अच्छे लगते हैं, लेकिन मर्दों में बिल्कुल ऑपोजिट है। हाँ। ना भी हो तो मर्द अच्छा लगता है। अच्छा, तो चलिए ठीक है, आपकी तरह अगर बाकी लोगों को भी हमने थोड़ा कन्विंस करना हो तो आपको बताएं कि इंसान बगैर बालों के भी दिलकश और खूबसूरत लग सकता है और हैंडसम लग सकता है, जिसका सबूत एक हालिया सर्वे में है। बरतानिया में दुनिया के खूबसूरत और पुरकशिश गंजे मर्दों से मुतल्लिक एक सर्वे किया गया है, जिसमें उनकी आवाज़, कद, बातचीत का अंदाज़ा, खूबसूरत
स्किन, उनकी चेहरे के खदोखाल और पूरी जो उनकी शख्सियत है, तो दुनिया भर में लोगों को इनमें दिलचस्पी का तयन किया गया। ठीक है, इस सर्वे में इंकशाफ हुआ कि इंटरनेट पर दुनिया भर में दिलकश और पुरकशिश लफ्ज़ के साथ सबसे ज़्यादा बरतानवी शहजादा विलियम को सर्च किया गया है, जिन्हें 10 में से 9.88 पॉइंट्स दिए गए हैं। कशिश में इनके सर का शाइन का फैक्टर 74% है और चेहरे की जो खुसूसियात हैं 72%। बिल्कुल जी, जबकि आवाज की कशिश 9.91 पॉइंट्स हासिल किए हैं। तो इस फहरिस्त में अमरीकी अदाकार वेन डीजल भी हैं दूसरे नंबर पर, जेसन स्टेथम तीसरे पर हैं, सैमुअल एल जैक्सन चौथे नंबर पर हैं। अब ये देखिए सारे के सारे जिनके बाल नहीं हैं लेकिन दे आर वेरी हैंडसम, दे गुड लुकिंग, उन्होंने अपनी जगह बनाई है और लोग उनको पसंद करते हैं। देखिए ये आपकी पर्सनालिटी है जो मैटर करती है, ये इस बात का सबूत है। लोग पर्सनालिटी को देख रहे होते हैं। अच्छा, ये खूबसूरत चेहरा है, हर एक के लिए खैर खूबसूरती एक आपने डिफरेंट भी होती है, वो डिफरेंटली उसको डिफाइन कर रहा होता है, लेकिन अमूमन अगर आप ये देखें कि अच्छा मुझे वैसे पर्सनली भी अट्रैक्ट करता है ये मैं आप देखें ना वेन डीजल स्पेशली अगर मैं कहूँ तो उनकी पर्सनालिटी बड़ी अच्छी लगती है। फिर शहजादा विलियम की आपने बात की, नो डाउट उनकी अपनी पर्सनालिटी, तो बाल डजंट मैटर, पर्सनालिटी मैटर्स। पर्सनालिटी मतलब एक खूबसूरत शक्ल आप उसको कितनी देर देख सकते हैं, जस्ट इमेजिन कितनी देर, मतलब आप आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, उसके बाद आप यूज्ड टू हो जाते हैं। वो शक्ल आपको बाकी सारे चेहरों जैसी ही लगनी शुरू हो जाती है। वो इंसान की शख्सियत है और उसकी आदत हैं जो मैटर कर रही होती हैं, जिनसे पता लग रहा होता है कि इंसान क्या, और आपने सारी जिंदगी उसकी हैबिट्स और उसकी पर्सनालिटी के साथ रहना होता है कि उसका दिल कैसा है। जो डाइट है और जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उसके साथ साथ बाल तो अब कम ही होते जा रहे हैं सबके। बढ़ते हैं जी आगे, दीगर खबरें शामिल करेंगे, बल्कि एक ऐसी शख्सियत को अब याद करते हैं जिनको हमसे बिछड़े 39 बरस बीत गए हैं। उर्दू अदब के अहदसाज़ शायर दानिश्वर फैज़ अहमद फैज़ की बात कर रहा हूँ। फैज़ ने जिस तरह महबूब की मोहब्बत और हिजर फ़राक के तमाम अदवार को अपनी लाजवाब शायरी में समोया, शायर इनकलाब ने अपनी मुनफरिद शायरी से करोड़ों दिलों पर राज किया। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आते हैं, साथ रहिए। पीपल्स पार्टी समेत दीगर कई बड़ी जमातों की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने की शिकायत ने भरपूर जो इलेक्शन की फ़ज़ा है उसमें अब हम देख रहे हैं कि आसिफ जरदारी साहब ने एक नई बात की है। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन पर हमें मुकम्मल एतमाद है और वो कहते हैं कि उन्हें यकीन है कि मुल्क में शफाफ इंतखाबात होंगे। उन्होंने दावा भी किया है कि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो हर माहौल में इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखती है और ये 8 फरवरी को मुल्क की अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आएगी। इसी पर बात करते हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद। कुंडी साहब, जो इस वक्त स्टेटमेंट दी गई है जरदारी साहब की तरफ से, ज़ाहिर है कि पहले कह रहे थे कि हालात अच्छे नहीं है पीपल्स पार्टी के लिए, शिकवे शिकायत थी, इंटरम सेटअप से भी थी, लेकिन अब कह रहे हैं कि सब ठीक है, शफाफ इंतखाबात होते हुए भी नजर आ रही है। इसका मतलब है रिजर्वेशंस खत्म हो गई हैं सारी पीपल्स पार्टी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशंस ख़त्म नहीं हुई हैं। अच्छा। लेकिन जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर माहौल में इलेक्शन लड़ा है। हमने ज़िया-उल-हक की डिक्टेटरशिप में भी इलेक्शन लड़ा है, हमने मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप में भी इलेक्शन लड़ा है। मोहतरमा शहीद ने 1988 का जो हमारा इलेक्शन था, आप देखें ज़िया-उल-हक का माशाअल्लाह था। फिर 2007 में अगर आप देखें मोहतरमा की शहादत और मुशर्रफ की जो है वो इलेक्शन 2002 में भी आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक्सरियत जमात बन के आई। पहले में बैन किया गया, फिर अक्सरियत, फिर पेट्रियट बनाई गई ताकि हम हुकूमत में ना सकें। तो ऐसी चीज़ है जिस पे हमें खदशात है, लेकिन हमें इलेक्शन कमीशन पे बिल्कुल इत्मीनान है। हम कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस मुल्क में वाहिद एक इदारा है जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सकती है और वो कराएगी। हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो माजी की तरह से ना हो कि वो RTI सिस्टम बैठे, धुंध आ जाए या RO इलेक्शन हो। इलेक्शन कमिश्नर पे भी हमें एतमाद है, इलेक्शन कमीशन भी एतमाद है कि इस मुल्क में जो अवाम की राय है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए। और हम उम्मीद है कि इस दफ़ा सिलेक्शन नहीं होगी। तो कुंडी साहब एक तरफ कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, लेवल प्लेइंग फील्ड अगर नहीं मिल रही तो साफ और शफाफ इलेक्शंस किस तरह होंगे। अच्छा, और एक और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जरदारी साहब का ये जो बयान है बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट से मुलाकात के 1 रोज के बाद आया है, तो वहीं पर भी थोड़ी सी चीजें नजर आ रही है कि शायद मूड बेहतर हो गया है जरदारी साहब का। नहीं, देखें, लेवल प्लेइंग फील्ड की मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। हमने जो भी पिच हो, चाहे वो फास्ट है, स्लो है, बम्पी है, जो भी हम उस पर हमने पहले भी खेले हुए हैं, अभी भी खेलेंगे, इसमें कोई वो नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हमें कुछ इदारों से, सिविलियन इदारों से एतराज़ात हैं। जब एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनकी अभी तक बेल नहीं हुई और वो पाकिस्तान आ रहे हैं, उनको हाई कमिश्नर जो है वो सी ऑफ कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने किस हैसियत से उनको भेजा।
फिर यहाँ पर जिस तरीके से लाहौर में उनकी जो रिसीविंग, फिर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जो हम पहले कहते थे कि पीटीआई के चेयरमैन के लिए गलत है क्योंकि जो है हाजिरी गेट पे लगाई गई, अदालत क्यों नहीं गए, तो फिंगरप्रिंट्स के लिए जो है वो इदारा खुद चल के गई और स्टेट लॉन्च में फिंगरप्रिंट्स लगवाए गए। क्या वो आपके लिए, मेरे लिए ऐसे करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। तीसरी बात यह है कि जब उनको जिस तरीके से रिसीव किया गया लाहौर में, हम ये नहीं कहते कि गलत है, अच्छी बात है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को अपनी इज्जत दी, लेकिन 5 और भी साबिक आप कहते हैं सबको घूम रहे हैं, वैसे किसको इज्जत सबको दे तो महंगे, हम कहेंगे नहीं, हम कहेंगे कि सबको अगर मिलेगी तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, अगर एक को मिलेगी तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, फिर एक के साथ एक को आप लाडला ना बनाए ना। अच्छा, किसको नहीं मिल रही? कुंडी साहब, आपको क्या लगता है किसको नहीं मिली वो वाली इज्जत जो नवाज शरीफ साहब को? मैं कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को नहीं मिल रही, आपको चौधरी शुजात साहब को नहीं मिल रही, गिलानी साहब को नहीं मिल रही, अपना राजा परवेज शरीफ भी साबिक वज़ीर आज़म में आते हैं, क्यों नहीं? क्या आपने देखा कि ये बर्ताव इनके साथ भी हो रहा है? अगर हो रहा है और क्या यही वजह है कुंडी साहब जिसकी वजह से आप लोग कहते हैं कि लाडला प्लस है नवाज शरीफ साहब, सिर्फ इसी वजह से? बिल्कुल। उसके बाद आप देखें, उसके बाद बाकी इवेंट्स भी हैं। हमारे जो सिविलियन पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है, उसकी ट्रांसफर पोस्टिंग पे हमारे दोस्तों के एतराज़ात थे कि पीएमएलएन के दोस्तों के कहनों पे हो रहे हैं। उसके बाद आप देखें कि गवर्नर हाउस में लाहौर में एक मीटिंग होती है, अफसोस के लिए गए मियाँ साहब, अच्छी बात है, उनके पार्टी के थे, गवर्नर साहब की फैमिली की फतेह खानी पे गए, फौत हुए थे कुछ अर्सा पहले जब मियाँ साहब इधर नहीं थे, लेकिन उनके साथ शहबाज शरीफ, मरीम नवाज साहब, उनकी पार्टी के दोस्त, और फिर उसके बाद एक लंबी चौड़ी बहावलपुर डिवीजन के वफ्द की और वहाँ पर टिकटों की तकसीम की मीटिंग हुई। क्या आप गवर्नर हाउस को जो है वो टिकटों की तकसीम के लिए या पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल करेंगे? वो नहीं होता। हमेशा पीएमएलएन का ये वतीरा रहा है कि उन्होंने इदारों को सियासत में घसीटा है, वो इदारों को यानी कुंडी साहब जो एतराजात हैं वो आपके सिविलियन इदारों से हैं, सिर्फ और सिर्फ सिविलियन इदारों से एतराजात हैं आपके? सिर्फ फिलहाल तो हमारे सिविलियन से हैं, अगर कोई इतराज हमें बाकी इदारों से होंगे तो भी आपके सामने डिस्कस करेंगे। अच्छा, वैसे कुंडी साहब, पाकिस्तान के सियासी माहौल में लाडला होना ये फायदा देता है कि नुकसान देता है? वक्ती तौर पे फायदा होता है, लंबे अरसे में उनको बहुत नुकसान होता है। इसका मतलब है कि नवाज शरीफ साहब को नुकसान होगा? हम ये कह रहे, देखिए अभी तो इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन अब तो एक इत्तेहाद बन रहे सियासी, एक इत्तेहाद बनने इलेक्शन के बाद। हमारा टारगेट है इलेक्शन के बाद नंबर गेम के हिसाब से इत्तेहाद बनाना। हम इलेक्शन के बाद एक इत्तेहाद बनाएंगे और इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से हम इंशाल्लाह हुकूमत भी बनाएंगे। अच्छा, लेकिन एक तरफ जरदारी साहब कह रहे हैं कि अक्सरियती हुकूमत बनाएंगे, यानी वो जो बात अक्सरियती वाली पीपल्स पार्टी की तरफ से हो रही है वो इत्तेहाद की सूरत में हो रही है, और यही चीज़ हमें जब नून लीग की तरफ से सुनाई देती है वो इत्तेहाद की सूरत में नहीं, वो 2/3 मेजोरिटी किसी एक पार्टी वाला मामला नहीं है, इत्तेहाद की सूरत होगी जिसके लिए भी होगी। मैं समझता हूं कि अगला जो इलेक्शन है उसके बाद जो हुकूमत बनेगी इत्तेहादी हुकूमत बनेगी। अगर नून वाले कह रहे हैं 2/3 मेजोरिटी, या कभी कह रहे थे 120 सीटें हम जीत रहे हैं, अगर आप इतनी कॉन्फिडेंट और जीत रहे हैं तो फिर आप बैसाखिया क्यों ढूंढ रहे हैं? कभी आप एमक्यूएम के पास भाग रहे हैं, कभी आप बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लिए भाग रहे हैं। आज मुझे बताएं, हासिल बिजंजो की जो है वो रूह तड़प रही होगी, जो इन्होंने हासिल बिजंजो साहब को खुदा बख्शे, ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वक्त इन्होंने क्या किया था, और क्या आप मुझे बताएं ना, वो क्लिप्स दिखाए ना जो मरियम नवाज साहब और नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और उनके लोगों ने उस कुंडी साहब जाकर रूहों का जिक्र अगर ना करें तो बेहतर नहीं है, चूंकि अगर रूहों की बात आप करेंगे तो क्या मालूम बेनजीर भुट्टो साहिबा की रूह भी कितनी तकलीफ में होगी ये देखकर कि नून लीग और पीपल्स पार्टी इकट्ठे बैठे, हुकूमत भी इकट्ठे की। मेरा ख्याल रूहों पे नहीं जाते। हाँ बिल्कुल नहीं, वो इसलिए है कि बेनजीर भुट्टो और जो है अपना मियां नवाज शरीफ साहब ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था, अगर आपको याद हो, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात किया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी में जब गिलानी साहब को वोट किया था, आपको याद है क्या तकरीरें हुई थी? क्या उन्हें जाकर वहां पे उनसे थोड़ी सी भी कुछ वो किया हो कि जी हम माजरत करते हैं, हमने जो आपके लिए बयानात दिए थे? लिहाजा जो चीजें जरा अगर आप उनके आज क्लिप चला लेते तो मुझे बड़ा अच्छा लगता कि जब हमारे उनके दोस्तों के चलाते कि उन्होंने क्या क्या बयान दिए। चलो सर, हिस्ट्री में जाएंगे तो फिर बहुत कुछ सामने आ जाएगा, और फिर जाहिर है पीपल्स पार्टी को भी बहुत सारी चीजों का जवाब देगा जो कि अवाम उनसे मांगेगी। तो जरा हिस्ट्री पे नहीं जाते, हम तो अवाम में देखें, हम आवाम में देते हैं। देखिए हम तो यही कहते हैं कि मियां साहब जो बयान था जो लंदन में था कि वोट को इज्जत दो, मुझे क्यों निकाला, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, और कुछ लोगों का उन्होंने कहा मैं हिसाब किताब भी करूंगा, चलो तो उनकी जाती वो थी, उन्होंने माफ कर दिया, चलो अच्छी बात है माफ कर दिया, खुदा करे कि उन्होंने माफ किया हो। और अब वोट को इज्जत दो की बात किधर गई, मुझे क्यों निकाला, वो सवाल आज नहीं करते हैं।
फ्री एंड फेयर इलेक्शन की सवाल नहीं करते क्या? आपने अच्छा कुंडी साहब जरा आज की और जरा इलेक्शन कैंपेन की बात भी करते हैं। अब देखा जा रहा है कि पहले तो नून लीग का हमने देखा था कि बलूचिस्तान का रुख किया, उन्होंने फिर केपी का रुख भी करते, लेकिन बिलावल भुट्टो भी अब फाइनली सिंध से निकले हैं और वो केपी में जाकर जलसे भी कर रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन अपनी केपी तक भी लेके गए। क्या केपी उनको उस तरह से वेलकम कर रहा है जिस तरह से नून लीग को किया गया वेलकम? देखें, नून लीग और पीपल्स पार्टी में फ़र्क है। नून लीग जाके अभी फिलहाल अपने लिए बैसाखियां ढूंढ रही, सारे ढूंढ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जो है खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त कन्वेंशन कर रहे हैं, वर्कर कन्वेंशन हो रहे हैं, और उसके बाद जब इलेक्शन शेड्यूल आएगा तो फिर दोबारा हम इलेक्शन कैंपेन के लिए हम जलसे करेंगे। हमने 3 कन्वेंशन किए हैं, इसमें एबटाबाद, मर्दान और पेशावर में। आज हमारा नौशेरा में है, कल दीर में, और परसों हम इंशाल्लाह चतराल जा रहे हैं। ये हमारे कन्वेंशन है, बड़े कामयाब कन्वेंशन है। वर्कर के साथ खिताब कर रहे हैं, वर्कर उसकी बातें सुन रहे हैं, उनके गिले शिकवे भी सुन रहे हैं, उनके गिले शिकवे दूर भी कर रहे हैं, अपना रोड मैप भी दे रहे हैं। और उससे पहले उन्होंने मिट्टी में भी आपने देखा होगा कि एक जलसा किया था दिवाली के हवाले से, तो वो भी जो है उन्होंने किया। तो ये चीजें जो है हम कर रहे हैं। लेकिन कुंडी साहब किस नारे के साथ जा रहे हैं, किस नारे के साथ अवाम में जा रहे हैं? महंगाई लीग की बात हो रही है क्या? नहीं, देखें, हम एक रोड मैप हमारा एक मंशूर है जो कि अभी बहुत जल्द आने वाला है। उसके बाद अब उसके साथ हम जाएंगे। हम 16 महीने जो हमने हुकूमत की है, हम उसका भी जवाब देने को तैयार हैं। हम अब तो कहते हैं कि हम आवाम में नहीं, रोटी कपड़ा मकान उसी मंशूर से जा रहे हैं या वोट को इज्जत दो के नारे से जा रहे हैं कि नए मंशूर से जा रहे हैं? नहीं, रोटी कपड़ा मकान तो डेफिनेट इसमें होगा। देखें, आज भी हमारी, अगर बिलावल साहब की आप स्टेटमेंट देखें, तकरीर देखें, उसमें कहा है कि हमारी आज भी जो है वो लड़ाई किसी सियासी जमात के साथ नहीं है। हमारी लड़ाई गुर्बत, बेरोजगारी और इन चीज़ों के साथ है, और महंगाई के साथ है। तो रोटी कपड़ा मकान इसी चीज में आता है। देखें, क्या आप अभी क्या गुर्बत खत्म हो गई है? क्या लोगों को 2 वक्त की रोटी मिल रही है? लोग यही सवाल करते हैं कि रोटी कपड़ा मकान के मंशूर के साथ सिंध में क्या हो गया जो बाकी सूबों में आप करेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं उसको भी आपको बताता हूँ। आज आप जाएं पूरे पाकिस्तान से, जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं, लोग फ्री इलाज के लिए इस वक्त इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं, हेल्थ फैसिलिटीज में बेहतर है। जिन लोगों ने वादा किया था कि हम 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर देंगे, 21 लाख घर इस वक्त शुरू हैं। जब सैलाब में जो घर गिरे थे, रिकंस्ट्रक्शन की शुरू है, और उन खवातीन को हम जो है मालकाना हकूक के उस पर जो है उनको दे रहे हैं। 95 लाख बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जो हमने एक फलाही काम शुरू किया था, 195 लाख खवातीन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफीद हो रही हैं। उनके बच्चों को ट्यूशन फीस मिल रही है, स्कूल फीस मिल रही है। ये चीजें जो है, और इसमें थर्ड कोल में अगर आप देखें जिस तरीके से जॉब्स मिली है लोगों को, हजारों की तादाद से जॉब्स मिली है। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरकज में और बाकी सूबों में आएगी तो यही मॉडल लेकर पूरे पाकिस्तान में आएगी। जो मालकाना हकूक, जो कच्ची आबादियां हैं, उनमें मालकाना हकूक गरीब लोगों को देंगे। हम कहते हैं कि, और गरीब लोगों में भी खवातीन को देंगे। हम कहते हैं कि हमने वैसे लोग तो ये कह रहे हैं कि 35%। अब लोग तो सवाल जब उठा रहे थे वो ये भी कह रहे हैं कि इतने साल हुकूमत रही है और सिंध को अपना गढ़ मानने वाली पीपल्स पार्टी पानी का मसला तो हल नहीं कर सकी। जब पूछो तो बेनजीर इनकम प्रोग्राम वो गिनवा रही होती है, हेल्थ फैसिलिटीज गिनवा रही होती है। इतने सालों में बस ये किया है जो लोगों को बताएंगे? देखें, पानी का मसला बहुत जगहों पे हल हो चुका है और बहुत जगहों पे अभी रह रहा है। बिल्कुल हम मानते हैं कि उसमें होगा, लेकिन क्या ये चीज सिंध में है? मियाँ साहब की हुकूमत कितने, मैं ये नहीं क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ, क्या सरगोदा में और लाहौर में पीने का पानी मिल रहा है? आप देखें लाहौर में इस वक्त जो इस वक्त स्मोक की सूरत हाल है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है? या पंजाब में सारा आप जाए, कराची भी तीसरे नंबर पर है आलूदगी में सर। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ लाहौर सिर्फ पंजाब नहीं है। आप जरा लाहौर के दाएं बाएं जाएं, आपको पता चल जाए कि पंजाब की सूरत हाल क्या है। अच्छा सर, देखें ना, देखें कुंडी साहब, कंपैरिजन नहीं करते। देखें कंपैरिजन नहीं करते यहाँ पे कि नून लीग ने, या कि हम ये बात करें कि पीपल्स पार्टी ने क्या किया। अब तक सिंध में पानी का मसला क्यों नहीं हल हो सका इतने सालों की हुकूमत के बाद? सिर्फ हेल्थ फैसिलिटीज क्यों गिनवाई जा रही है? देखें, ये फैसला आवाम ने करना है। हम आवाम में जा रहे हैं, आवाम अगर हमें एक्सेप्ट करेगी, हम कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दें, सिलेक्शन ना हो। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, आवाम हमें रिजेक्ट करती है, हम अपोजिशन में जाने को तैयार है। अगर आवाम में वोट करती है तो हम हुकूमत बनाएंगे। ज़ाहिर है फैसला आवाम ने करना है। आप कुंडी साहब, जरा बलूचिस्तान से मुतालिक एक और कमेंट मैं आपसे लूंगा, चूंकि पीपल्स पार्टी के कई रहनुमा इंक्लूडिंग शमीला फारूकी साहबा ये कह चुके हैं कि बहुत से रहनुमा ऐसे थे जो पीपल्स पार्टी में आ रहे थे या आ चुके थे, लेकिन अचानक से वो नून लीग में चले गए। तो ये मोमेंट क्या था जिस वक्त वो रहनुमा आ रहे थे, भेजे जा रहे थे, वॉट एवर द सिनेरियो वाज, लेकिन फिर वो नून लीग में चले गए? हुआ क्या? देखें, बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो या पंजाब, पूरे पाकिस्तान में लोग हमारे साथ राब्तों में हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने के हैं। अगर आप देखेंगे, जब साबिक जो वज़ीर आला बलूचिस्तान थे
जाम कमाल साहब, जिस दिन वो ऐलान कर रहे थे उससे 2 दिन पहले तो बिलावल साहब के साथ उनकी मीटिंग हुई थी और बातचीत भी। हम तो देखें, हम डायलॉग्स कर रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, हम लोगों को अपनी तरफ कुछ लोग खुद आना चाहते हैं, कुछ लोग हम कायल कर रहे हैं कि हमारे पास हैं। उन्होंने अगर आज फैसला किया है कि पीएमएलएन उनके लिए बेहतर है, अच्छी बात है, बेहतर है तो उन्होंने चूज की है, तो अच्छी बात है कि वो करें। कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चूज करेगा, लेकिन ये वक्त बताएगा कि ये जमातें किसके साथ हैं। ठीक, और कुंडी साहब, चूंकि आप एक इलेक्शन होने दें, इलेक्शन होने दें, इसमें कोई, लेकिन उसी इलेक्शन में जब हम नारों की बात करते हैं, चूंकि आप कई रोज से आप लोग एक बात करें महंगाई लीग की, और आप लोग ये भी कहते हैं कि हम तो हुकूमत को ऑन करते थे या हैं, लेकिन नून लीग ना हुकूमत को ऑन करती है, ना अपने प्राइम मिनिस्टर को ऑन करती है, शहबाज शरीफ साहब को, लेकिन आप लोग ऑन करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आप लोग तनकीद करते हैं। उस महंगाई लीग की बात कर रहे हैं आप, जो कि लेकर आप लोग आए, क्योंकि ज़रदारी साहब ने तो खुद कह दिया कि वज़ीर आज़म उन्होंने बनाया था। ये तो मामला सबके सामने है कि सिंध हाउस में कैसे पीटीआई के अरकान पहुंचे थे, कैसे वहां पर उन्हें रखा गया था। ये मामला तो सबके सामने पीपल्स पार्टी का रोल क्या था, यानी महंगाई लीग का जिम्मेदार तो पीपल्स पार्टी है। देखिए, जब अदम एतमाद था तो मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज ने आसिफ अली जरदारी साहब को एज ए गारंटर कहा था कि आसिफ अली जरदारी साहब हमारी गारंटी दे, फिर हम शहबाज शरीफ साहब को वोट देंगे। हमने की। सिंध हाउस में जो एमएनएस को रखा गया था, पीटीआई के एमएनएस थे, उनकी जांच होता। आपको पता है कि किस तरीके से इस्लामाबाद की पुलिस और पीटीआई के उन्होंने पार्लियामेंट लॉजेस पे हमला किया। उस वक्त के स्पीकर ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया कि क्यों, क्या हुआ। क्या पार्लियामेंट लॉज पे ऐसे हमले होते हैं जिस पर आप मेंबरों को अगवा करें? इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए वहां पर गए। जहां तक मैं देखिए, हमने इसमें भी बजट में भी बड़ी कोशिश की कि तनख्वाहें 50% बढ़े, लेकिन हमने लड़ के 35% बढ़ाई। आसिफ अली जरदारी साहब ने उस वक्त कहा जब पिछले सीजन में क्रशिंग सीजन शुरू हो रहा था कि आप चीनी एक्सपोर्ट करें, आपकी चीनी आ रही है, एक्सपोर्ट करें ताकि ज़र मुबादला कमा सकें। लेकिन उस वक्त एक्सपोर्ट नहीं की, और जब एक्सपोर्ट न करने का टाइम था उस वक्त एक्सपोर्ट की, और उनका क्लिप चलाया जा रहा था मीडिया पे कि जी जरदारी साहब के कहने पे हमने वो किया था। हमने हमेशा इसमें कैबिनेट में लड़के हर वक्त हमने ये कहा कि ये चीज़ें हमें अवाम को रिलीफ देनी चाहिए, हमें अशरफिया को रिलीफ नहीं देनी चाहिए, अवाम को देनी चाहिए। क्योंकि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। हमारी कोशिश थी कि हम उसमें जाके उनके साथ हर उसमें जो है इत्तेहादी जमात की हैसियत से उनके साथ आर्गू करें कि ये चीज़ें लोगों को सहूलियात दें, लेकिन नहीं हुई। लेकिन आज भी हम कहते हैं कि हमने 16 महीने हुकूमत की, हम उसका जवाब देने को तैयार हैं। लेकिन पीएमएलएन के दोस्त कहते हैं मियां साहब का पुराना दौर, 2013 का दौर, कभी ये नहीं कहा कि 16 महीने का दौर। ठीक हो गया कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे आप। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब। स्टे विद अस। अब हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जिन्हें सिनफ़े आहन कहा जाए तो गलत ना होगा। हम बात करें एएसपी नायाब मुइज़ की, जिन्हें पेशावर की तारीख में पहली एसडीपीओ तैनात कर दिया गया है और वो बहुत बहादुरी से अपनी पेशावराना खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। और एसडीपीओ हयाताबाद की हैसियत से कम्युनिटी पुलिसिंग, ऑपरेशनल पुलिसिंग और इलाके में जराइम की रोकथाम के लिए भरपूर काम कर रही हैं। बिल्कुल जी, इस वक्त नायाब हमारे साथ मौजूद है। नायाब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नायाब, जरा अपने सफ़र के बारे में बताएं, पुलिस फोर्सेस ज्वाइन करने का फैसला कब किया और कैसे इस मकाम तक पहुंची हैं? अस्सलाम वालेकुम मैडम, मेरे फादर 8th कॉमनर थे। वो इनकम टैक्स में चीफ कमिश्नर रिटायर हुए थे। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि पुलिस सर्विसेज को ज्वाइन करें, लेकिन चूंकि वो नहीं कर सके तो फिर उन्होंने मुझ में ये ड्रीम इनकलकेट किया कि आपने मेरी जगह जो है ना वो इस पोजीशन को ज्वाइन करने। एक ये बात भी थी कि मेरे फादर की तरफ से मोटिवेशन थी। मोरोवर सीनियर्स के साथ, जब खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर्स के साथ कभी भी मीटिंग हुई तो उन्होंने मुझे यही गाइड किया कि आप जो है ना एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट कर सकती हैं कम्युनिटी में अगर आप पुलिस सर्विस को ज्वाइन करेंगी। तो फादर के बैचमेट्स ने भी मुझे मोटिवेट किया और आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने भी मुझे जो है ना वो हौसला दिया कि मैं यहाँ पहुंच सकती। जबरदस्त। जेंडर का भी हिंड्रेंस बनता है किसी भी पोस्ट पे? आपकी क्या राय है इस पर? सर, मुझे ऐसा लगता है कि जेंडर कभी भी जो है ना वो हिंड्रेंस नहीं बनता। ये एक परसेप्शन बिल्ट हो गया, क्योंकि डेफिनेटली ऑपरेशनल पुलिसिंग की वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि खवातीन बाहर जाके काम नहीं कर सकती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खवातीन इतनी स्ट्रांग होती हैं, इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती हैं कि वो मल्टीटास्किंग कर सकती हैं। इवन ऑपरेशनल ड्यूटीज के साथ साथ वो अपनी डोमेस्टिक लाइफ को भी मेंटेन कर सकती हैं। नायाब, कभी ऐसा तो नहीं होता या कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि जो भी आपके अंडर लोग हैं वो किसी वक्त उन्होंने इसलिए अमल ना किया हो बात का, या लाइटर नोट पर उन्होंने कहा कि नहीं खातून है ऑफिसर, हम नहीं बात मान रहे, हम नहीं करेंगे, थोड़ा सा उसको बिल्कुल उस तरफ ले गए हो, या कि नहीं? स्पेशली उस इलाके के हवाले से अगर हम बात करें। मेरे पेशावर में आने से पहले मेरे दिल में बिल्कुल ये डर था कि ऐसा होगा कि मैं जब फर्स्ट पोस्टिंग मेरी एज एसडीपीओ इन पेशावर होगी तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है।
लेकिन प्रैक्टिकली मैंने इसे बिल्कुल डिफरेंट पाया। मुझे ऐसा लगा है कि मुझे सीनियर्स की तरफ से, आईजी खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से, बाकी सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से और अपने जूनियर्स की तरफ से इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट मिली है कि मुझे लगता है कि अगर मैं किसी और प्रोविंस में होती तो शायद ये ऑनर या रिस्पेक्ट जो है ना वो मेरा मुकद्दर न होती। ज़बरदस्त। तो इसका मतलब कि वो तमाम ख़वातीन जो कि काम करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, तो अगर तो लगन है और आप डेडिकेटेड हैं तो आप आगे बढ़ सकती हैं, और नायाब एक मिसाल है उन तमाम ख़वातीन के लिए भी। अच्छा नायाब, ज़रा बताइएगा इलाके में अमन व अमान के लिए क्या कर रही हैं, क्या प्लान्स हैं और अभी तक क्या किया है? मैडम, इट्स माय 5th डे इन ऑफिस, तो मैं सबसे पहले इलाके के डायनेमिक्स को देख रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ऑपरेशनल पुलिसिंग में थोड़ा सा और सख्त होने की जरूरत है और मोर ओवर कम्युनिटी को साथ एंगेज करने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल, मैं पब्लिक लाइजॉन कमेटी के साथ अगर मीटिंग करूँ तो आई इंश्योर कि उसमें खवातीन की शमूलियत भी हो, ताकि वो मुझे खवातीन के मिसाइल भी बता सकें कि जो क्राइम कमीशन में विक्टिम बनती हैं, और इसी तरह मर्द भी मुझे बता सकें, ताकि हम कम्युनिटी के साथ मिलकर जो है ना इस क्राइम को प्रिवेंट करें। और हयाताबाद में चैलेंजेस क्या हैं जितना अभी आपने समझा 4-5 दिनों में? सर, ये बहुत पोश एरिया है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें चैलेंज यही है कि देखिए, ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव पुलिसिंग तो आप हर जगह कर सकते हैं, लेकिन जहां पर खवातीन और मर्द एजुकेटेड हो और ऐसी कम्युनिटी हो जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो, तो यहाँ पर ऐसे एसडीपीओ की भी जरूरत है जो खुद भी एजुकेशन वाइज बेहतर हो और लोगों के साथ बात कर सके। मतलब ओपन डोर पॉलिसी यहाँ पे मुझे अडॉप्ट करनी होगी, और इसी से जो है मुझे लगता है कि ये इलाका बहुत बेहतर हो जाएगा। और नायाब, ऐसे में खवातीन कितना अच्छा फील कर रही हैं, वो उनको कैसे स्पेस मिल रही है कि वो आपके पास आकर बात भी कर सकती हैं, उनके लिए क्या इन्वायरमेंट आपने वहां पर क्रिएट किया है? मैडम, जब मेरी रोड पे प्रेजेंस होती है या फिर मेरे सीनियर्स के साथ मैं मौजूद होती हूँ, जैसे एसएसपी ऑपरेशन मौजूद हूँ, मैं उनके साथ मौजूद होती हूँ सड़क पे, तो लोग इस चीज को बहुत पॉजिटिवली जो है ना वो ले रहे हैं। मुझे ये एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि खवातीन इसको इतनी पॉजिटिवली देखेंगे और मर्द भी। मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा वेलकम किया गया है, लोग खुश होते हैं और खवातीन मुझे रोड पे रोक कर जो है ना मेरे से बात करती हैं, मुझे अपने मसाइल बताती हैं। दे आर वेरी हैप्पी ऑन इट। चलें, ये तो एक ज़बरदस्त सी बात है। अच्छा नायाब, जाहिर है अब आप डायनामिक्स अभी समझ ज़रूर रही हैं, आप कह रही हैं कि पोस्टिंग हुई है अगस्त में, एंड देन आप अभी देख रही हैं कि डायनामिक्स में क्या फ़र्क है वैसे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम सुन भी रहे होते हैं, ख़वातीन के लिए प्रॉब्लम की काम करने के हवाले से भी हम देख रहे होते हैं, तो डायनामिक्स में आपको क्या फ़र्क लगा बाकी इलाकों में, और फिर अगर पेशावर की बात करें? मैडम, चूंकि मैं पंजाब से हूँ, पंजाब में तो खवातीन डायरेक्ट ऑफिस में आ जाती हैं, थानों में आ जाती हैं और आपसे बहुत क्लियर बात करती हैं जो भी वो कहना चाह रही होती हैं। यहाँ पर खवातीन का हेजिटेशन का एलिमेंट बहुत ज्यादा है जो मैंने फील किया, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली कल्चर का फर्क है। तो खवातीन हेजिटेट करती हैं जब मेल ऑफिसर्स होते हैं उनसे थोड़ा सा हेजिटेट करती हैं, तो वो एक कल्चरल डिफरेंस आ जाता है। तो मुझे लगता है कि खवातीन की जो, जैसे आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने मुझ पर एतमाद किया कि मैं अगर सीट पे बैठूंगी, मेरे साथ एक फीमेल कांस्टेबल्स की टीम बिल्ड होगी, तो खवातीन पेशावर में बात करने में हिचकिचाएंगी नहीं और वो अपने तमाम मसाइल जो कि वो एक मर्द ऑफिसर को नहीं बता सकती, वो हमारे साथ शेयर करेंगी। ज़बरदस्त। अच्छा नायाब, एक अमूमी सी राय है अपने इदारों के हवाले से कि अगर एक आपने लीगल काम भी करना हो या कराना हो, तब भी आपको ना किसी इदारे में जाने के लिए या वहाँ पर अप्रोच करने के लिए कोई जान पहचान बड़ी ज़रूरी होती है। आप उसे कॉल कर देते मेरा ये काम है। इसके बरक्स अगर हम दूसरी चीज़ देखें कि अगर गैर कानूनी है या ऐसा कोई मामला जिसमें सिफारिश वाला मामला है, किसी ने कॉल की हो, वो भी चीज़ें सामने आती हैं। आपने भी ये चीज़ें फेस की हैं, करते हैं कि लोग वैसे कॉल करते हैं जान पहचान वाले या जिसका भी कोई लिंक निकल आए कि मेरा ये काम है, वो चाहे फिर लीगल हो या इलीगल हो, कॉल ज़रूर करते हैं? सर देखिए, सीसीपीओ का पहला मैसेज तो यही था कि देयर शुड बी रूल ऑफ लॉ। तो मुझे लगता है कि आई एम फॉलोइंग दैट रूल ऑफ लॉ। ये सिर्फ ऑन एयर कहने की बात नहीं है। आई एम एक्सेसिबल टू ऑल माई पीपल। जो मर्जी शख्स, मतलब जो मर्जी टाइम हो, जैसा मर्जी शख्स हो, आई एम एक्सेसिबल। वो जब मर्जी मेरे ऑफिस में आए, आई एम अवेलेबल 24 आवर्स एंड माय टीम इज आल्सो। तो फैसिलिटेट नहीं करती बिल्कुल भी। ले भाई, जो कानूनी मामला है उस पर चलेंगे, कानून के साथ है तो ठीक है, गैर कानूनी कोई काम है उसका साथ नहीं देंगे। यही एक इस यूनिफॉर्म की जिम्मेदारी भी होती है। नायाब, करना क्या चाहती हैं? एक होता है ना कि आपने कुछ सेट किया होता है गोल कि मैं ये करना चाहती हूँ, दैट कुड बी वन थिंग, दैट कुड बी मैनी, लेकिन एक सोच होती है एक कि मैं ये करना चाहती हूँ इस डिपार्टमेंट के हवाले से। जनरल पब्लिक का परसेप्शन ये है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पुलिस एंड कम्युनिटी। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है हयाताबाद में कि मैं इस गैप को कवर कर दूं।
मतलब मुझे ऐसा लगता है कि चाहे मेरी फोर्स का कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो, एएसआई हो, सब इंस्पेक्टर हो, या फिर मैं खुद हूँ, मेरे और अवाम के दरमियान में किसी किस्म का फर्क ना हो। और अगर वो मुझे पॉइंट आउट करें कि मैम प्रॉब्लम ये है, इश्यूज ये हैं, और मैं अपनी फोर्स लगा के उस इशू को आइडेंटिफाई करने के बाद उस इशू को रिजॉल्व करूं, तो मुझे लगता है कि ऑपरेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिसिंग बहुत हो गई पाकिस्तान में। लेट्स ट्राई कम्युनिटी पुलिसिंग। ज़बरदस्त नायाब, गुड लक। जो भी आपने वहाँ की ख़वातीन के लिए सोच रखा है या उस इलाके के लिए आप कुछ करना चाहती हैं, उसके लिए बहुत सारी दुआएं आपके लिए। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे बिग ब्रेक की जानिब। स्टे विद अस। लाहौर के एक इलाके में गाड़ी की टक्कर से एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत पर समाअत के दौरान लाहौर हाई कोर्ट ने बगैर लाइसेंस के गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वालों को फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है। समाअत के दौरान इंकशाफ ये हुआ कि शहर में 73 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं, लेकिन लाइसेंस सिर्फ 13 लाख अफराद के पास है। अदालती हुक्म के बाद निगरान सूबाई हुकूमत हरकत में आ गई है और ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां भी शुरू कर दी हैं। इसी पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन करें शहजाद खान, आप एसपी हैं ट्रैफिक सिटी। सर, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। अदालती हुक्म के बाद जिस तरह से अब कार्रवाइयां हो रही हैं, मैं जरूर चाहूंगा कि आपके पास क्या डिटेल्स हैं, क्या स्टैट्स हैं, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, क्या हो रहा है, क्या पॉलिसी और क्या लाहे अमल है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या था जिस पे कोर्ट ने जो है डायरेक्शंस दी और ट्रैफिक पुलिस लाहौर जो है इस पे बड़ी तनदेही से काम कर रही है। हमारी जो स्टैट्स हैं इसके मुताबिक पिछले 7 दिन के अंदर 2600 से ज़्यादा जो है FIR दर्ज हो चुकी हैं कम उम्र ड्राइवर्स और बगैर लाइसेंस के जो ड्राइवर्स हैं इनके ख़िलाफ़। और इसके साथ साथ 2 दिन में 900 से ऊपर जो है वो जिनके पास लाइसेंस नहीं है ये हम लोग FIR दर्ज कर चुके हैं और इन लोगों को बिहाइंड द बार कर चुके हैं। इनकी गाड़ियां जो हैं वो थानों में बंद हो चुकी हैं और ये एक्सरसाइज कंटिन्यूसली जो है वो जारी है। शहजाद साहब, हमें कोर्ट की डायरेक्शन की ज़रूरत क्यों है जब कानून पहले से मौजूद है? तो नहीं, सच मैंने जैसे बताया कि ये कम उम्र ड्राइवर्स के मुतालिक तो हम लोग पहले भी कर रहे थे और ये पूरे साल में बेसिकली ट्रैफिक लॉज जो हैं वो सारे के सारे एकदम किसी एक चीज़ के ऊपर जो है वो फोकस नहीं किया जा सकता। हम लोग हर चीज़ को देख रहे होते हैं साथ साथ, लेकिन ये भी होता है कि किसी वक्त कुछ चीज़ों की ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि फिर उस पर स्पेशली फोकस करना पड़ता है। जैसे ये और ये सारी चीज़ें जो है वो ट्रैफिक पुलिस लोगों की फलाह के लिए, उनके जानो माल। सर एक मिनट, थोड़ा मैं सर थोड़ी सी मैं क्लैरिफिकेशन इसमें चाहती हूँ, माजरत कता कलामी की। सर क्यों एक चीज़ पे फोकस क्यों? बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब एक इदारा है जो कि कानून नाफिज जिसको कराना है वो एक चीज़ पे फोकस क्यों? उसको तो सारी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। मतलब कोई ना कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया पेश आएगा तो उसके बाद किसी एक चीज़ पे फोकस किया जाएगा और उसकी जस्टिफिकेशन ये रखी जाएगी कि हमारे पास और बहुत से काम है करने को, तो अब क्योंकि एक वाकया पेश आ गया तो अब हमें एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है। प्लीज़ मुझे थोड़ी सी इस पर क्लैरिफिकेशन दीजिएगा। नहीं, बिल्कुल इस तरह से नहीं है कि हम लोग ये सोच लें कि सिर्फ एक चीज़ पे ही फोकस करना है, लेकिन चूँकि बहुत सारी चीज़ें हैं ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए, लोगों की जानो माल की हिफाजत करने के लिए। जैसे आपको याद होगा कि इस साल पूरे में हमने तकरीबन जो है वो हेलमेट के मुतालिक जो है अपनी कैंपेन स्टार्ट रखी, जिसमें तकरीबन हम लोग 22 लाख से ज़्यादा जो है वो हमने लोगों को चालान किया। इसके साथ साथ बाकी चीज़ें भी वैसे ही चलती रहीं, लेकिन चूँकि ये एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, हाईलाइट हुआ और आपने देखा कि उसमें और बहुत सी चीज़ें भी अभी निकल रही हैं, तो ट्रैफिक पुलिस सिर्फ एक चीज़ को प्रॉपर नहीं देख रही। अगर हम इस वक्त लाइसेंस और कम उम्र के हवाले से कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमने सिग्नल जंपिंग को छोड़ दिया है, हमने रैश ड्राइविंग को छोड़ दिया है, हमने लेन लाइन सिस्टम को छोड़ दिया है। हमारा वो फोकस भी साथ साथ चल रहा होता है। इसमें सिर्फ ये होता है कि अगर हमारे पास लाहौर के अंदर मतलब हम लोग स्पेशल जब कैंपेन स्टार्ट करते हैं तो नाकाजात स्टार्ट कर देते हैं मोस्टली कि फलां जगह पे 7 नाका लगा के ये स्पेशल कैंपेन कर दी जाए। कोई चीज़ ऐसी भी नहीं होती जिसको हम निगलेक्ट कर रहे हो। हम लोग सब चीज़ों पे काम साथ साथ कर रहे हैं। पर ऐसे में तो ये जरूर लग रहा है कि निगलेक्ट किया गया है इस मामले को। 73 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं लेकिन लाइसेंस सिर्फ 13 लाख। ह्यूज डिफरेंस सर, नजर आ रहा है कि ये नेग्लिजेंस है। तो ऐसा हुआ है ना? जी, ये आपकी बात ये वाली इस हद तक बहुत खूबसूरत और बिल्कुल ठीक है और इसको मैं क्लियर अब इस तरह से कर दूं
कि अगर आप एक साल पीछे चले जाएं तो हमारे पास जो हमारे लर्निंग सेंटर जो हमारे लाइसेंसिंग सेंटर्स थे और हमारे जो फैसिलिटेशन सेंटर्स थे और इसके साथ साथ हमारी जो गाड़ियाँ जाती थी लाइसेंस बनाने के लिए वो बिल्कुल कम थी, 3-4 के करीब था सारा सेटअप जो था, 3-4 जगहों पे ओवरऑल लाइसेंस बनते थे। अब भी CM पंजाब, IG साहब, CCPO साहब इन सब ऑफिसर्स ने जो है वो मिल के इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया और इस फोकस पे चेंज ये आई कि इस वक्त लाहौर के अंदर जो ट्रैफिक के फैसिलिटेशन सेंटर और मैच्योर लाइसेंस के लिए सेंटर्स हैं हमारे वो 30 पे चले गए हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊं आपको कि 10 हमारी कल्टस कार्स और वैन्स, ये 10 हैं जो लाहौर की मुख्तलिफ हम लोगों ने मुख्तलिफ चौकों में खड़ी कर दी हैं। मेन चौक में जैसे आपका माल रोड है तो माल रोड पुलनर माल रोड पे रीगल चौक में हमारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं जो लोगों को इस तरह से फैसिलिटेट कर रही हैं कि जी आप जाते हुए गुजरते हुए 2 सेकंड के लिए वहाँ खड़े हों, अपनी तस्वीर उतरवाएं। तो ये कोशिश आप लोगों की तरफ से की जा रही है, तक ज़ाहिर एक इसमें अवेयरनेस की भी कमी है कि लोगों को ये अवेयरनेस दी जाए तो वो भी इस तरफ आएँ कि सहूलत भी है, आसानी भी है। अब चलानी आती है गाड़ी तो लाइसेंस लेना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इतना मुश्किल काम नहीं है। सर मैं जो हमने आगाज़ किया जिस हादसे का, मैं उसको सानिया कहूँगा, ज़ाहिर हलाकतें उसमें हुई हैं, 6 अफराद की हलाकतें उसमें हुई हैं। अपडेट क्या है सर उसकी, अगर आप एक हमारे नाज़रीन के लिए बता सकें उस केस से मुताल्लिक। एसएच इस केस में जो है वो 289 और 322 के तहत जो है FIR दर्ज हो गई। उसके बाद उसमें जो मेरी इंफॉर्मेशन है अभी तक वो 302 और 780 भी ऐड ऑन हो चुकी है और ये अभी प्रोसेस चल रहा है। लेकिन चूंकि कम उम्र है तो इसलिए मैं ज़रूर सवाल करूंगा कि वो जो उसका वीडियो बयान, वो जो मंजर आम पर आया और ज़रा वो इदारे की तरफ से सामने आया, आपको लगता है कि ये दुरुस्त तर्ज अमल था? ज़रा भी इन्वेस्टिगेशन होना, सब कुछ होना, उसके बाद सज़ा होना। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इसको सारा चेक कर रहे हैं और उस पर पूरी तरह से काम हो रहा है और बहुत ज़्यादा फोकस है इससे मुतालिक, और इंशाल्लाह जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो बेहतरीन तरीके से इसको मैनेज किया जाएगा। अच्छा, वैसे कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है कि अगर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोई भी मुल्जिम है तो उसकी वीडियो मंजर आम पर लाई जाए? सिर्फ आपसे कानूनी उसके लिहाज से पूछना चाह रहे हैं। देखिए सच ये डिपेंड करता है किस तरह का केस है और किस तरह का, स्पेशली अगर माइनर है तो, स्पेशली अगर माइनर है चीज़ नहीं होती, लेकिन हो सकता है कोई ऐसी खास बात नहीं है इसमें, खास बात नहीं। लेकिन आपने ये कहा कि इन्वेस्टिगेशन फिर भी बहरहाल हो रही है। सर बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे शहजाद साहब, हमें ज्वाइन किया आपने, डिटेल्स के साथ बात कर रहे थे। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज रात 8 बजे हर घर में होगा जुल्म। ये बात मैंने मुस्कुराते हुए क्यों कर दी भला? क्यों? और ये जुल्म की बात ही क्यों कर रहे हैं आप सुबह सुबह? कैसी बातें कर रहे हैं शुएब? एंटरटेनमेंट उसमें भी जुल्म हो सकता है। अच्छा, आज होगा, ठीक है। फैसल कुरैशी का ड्रामा आ रहा है जुल्म, आपको याद नहीं? हमने चंद महीने पहले उनसे इंटरव्यू किया था जब वो शूटिंग स्टार्ट कर रहे थे। यस, तो ड्रामा से जुल्म, पहले टीजर दिखाते हैं आपको और फिर इस पर बात करते हैं। जालिम की पकड़ तो जरूर होती है, इतना तो मालूम होगा। पहले मेरी पकड़ से तो बचो तुम। इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। या तो ये मेरी जिंदगी का आखिरी केस होगा या तेरी जिंदगी का आखिरी सौ। ये जो वकालतनामा है ना, फातिहा पढ़ ले इस पे, क्योंकि जीतूंगा। क्या जबरदस्त प्रोमो है जी। तो आज रात 8 बजे हम टीवी पर ये ड्रामा नशर किया जा रहा है, यानी पहली एपिसोड आज नशर की जानी है। और जब बात है फैसल कुरैशी की, जिस तरह से माशरे में जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ वो जंग लड़ेंगे, नहीं वो नहीं लड़ेंगे, वो तो जुल्म करेंगे, वो नहीं लड़ेंगे, वो जुल्म करेंगे। उनका मनफी किरदार है इसमें, लेकिन वो क्या किरदार के थ्रू बताएंगे। डायरेक्टर है जी इलियास कश्मीरी, एंड राइटर इज रेहाना आफ्ताब। ठीक है जी। फैसल कुरैशी से बात करते हैं। एक मिनट, इससे पहले क्या फैसल भाई की तरफ जाएं? अच्छा, जिसने जुल्म करना है वो इस वक्त जिम में तैयारी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? अल्लाह के शुक्र, ठीक ठाक। ये दिन का आगाज होता ही ऐसे है फैसल भाई जिम में? जी आज मैं थोड़ा लेट हो गया, तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, तो फिर जरा
उठने में सुस्ती हो गई, तो मैं थोड़ा लेट आया हूँ जिम आज। क्या बात है, वरना सुबह 8 बजे जिम आता हूँ। जबरदस्त। देखें, ये सबके लिए है। अगर आप फिट रहना चाहते हैं और हिट रहना चाहते हैं तो आपको दिन का आगाज ऐसे करना चाहिए, बड़ा हेल्दी आगाज करना चाहिए। फैसल भाई, कितने सालों बाद आज हम टीवी की स्क्रीन पे आपका ड्रामा होगा? तकरीबन 8 साल बाद। लास्ट मेरा मोल था, वो भी लियाज के साथ ही था। यस। और अब जुल्म है। तो अब बहुत देर कर दी, मेहरबान आते आते ये कहना मेरा ख्याल है अब गलत नहीं होगा। आई रियली होप कि ड्रामा सबको पसंद भी है। लेकिन इस पे दूसरी बात ये बैठती है कि देर आए दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त आए, ये बात वैसे बिल्कुल ठीक बैठती है। फैसल सर, अपने किरदार के बारे में बताइएगा, ड्रामे के बारे में बताइएगा, लोग क्या एक्सपेक्ट करें आज? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जब ड्रामा मुझे ऑफर हुआ और मुझे बताया गया कि इस तरह का एक कैरेक्टर है, तो आई डोंट माइंड टू प्ले नेगेटिव कैरेक्टर्स। हम अपने माशरे में इस तरह के बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट कर चुके होते हैं। फर्क सिर्फ ये होता है कि ड्रामे में थोड़ा सा एग्जैजरेट कर दिया जाता है कुछ चीजों को, कुछ सिचुएशंस को, लेकिन शायद कहीं पे किसी ने इस तरह के लोगों के साथ इंटरेक्ट जरूर किया होगा। आई नो कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनको हम लेके हम सभी बड़े परेशान होते हैं। आज सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारी बातें मेन स्ट्रीम पे भी आ जाती हैं, जो हमारा मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं उन पे भी। अदरवाइज बहुत सारी बातें दबा दी जाती थी बहुत सारे प्रेशर्स की वजह से। तो कहानी में जब आपको लगने लगेगा कि अब ये होगा, वो नहीं होगा, वहां पे कुछ और होगा, फिर आपको लगेगा ये होगा, वहां वो नहीं होगा, कुछ और। ओके, फुल ऑफ सस्पेंस। हाँ, ऑब्वियसली बहुत अच्छा मैं कहूँगा कि ड्राफ्ट बना एपिसोड वाइज। और एक इंसान जो कि बहुत स्पॉइल्ड है, ऑब्वियसली पैसा है, ताकत है, दुनिया की हर चीज मौजूद है उसके पास, और इस तरह के कैरेक्टर्स को प्ले करते हुए कुछ बहुत सारे नाम भी दिमाग में आते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं यार, आप अपने आप को ही सामने रखें और आप उसको लेके चलें। तो हमने कहीं ना कहीं हम सभी ने थोड़ा बहुत फेस किया होता है जैसा ये कैरेक्टर है उस तरह के लोगों को, तो बस लोग एंजॉय करेंगे। लगता है फैसल भाई, आप ये बात करते करते जो थोड़ा सा आपने पॉज लिया, मैं समझा कि आपको कुछ याद आया कि आप पे भी कोई जुल्म हुआ था। नहीं, जुल्म क्या होना है मुझ पे, लेकिन ये है कि देखें, अगर हम कलेक्टिवली चीजों को देखते हैं तो आए दिन हम सभी किसी ना किसी बात पे सफर कर रहे होते हैं, किसी न किसी मामले पर हाँ डिस्कस कर रहे होते हैं। आप चाहे ट्रैफिक में खड़े हों तो अचानक से आपके सामने आप कराची में स्पेशली बच्चे परेशान होते हैं कि एक डाला जो है वो भरा हुआ है, उसमें गनमैन बैठे हुए हैं, गन्स जो है वो आपकी गाड़ी की तरफ हुई हुई है। बच्चे भी डर रहे होते हैं कि यार ये मतलब हेलो, मतलब हमारा क्या कसूर है भाई, हमारी तरफ क्यों गन हुई है, छोटे छोटे बच्चे। तो हालांकि बाकी शहरों में अगर मैं देखता हूँ अपार्ट फ्रॉम सिंध, वहां पे अगर आपके गार्ड्स होते हैं तो वो गाड़ी के अंदर होते हैं। हमारे कराची में तो ओपनली, कराची में, हैदराबाद में गन्स लेके घूम रहे होते हैं। तो वो जो एक माशरा डेवलप हो गया है, दिस इज ऑल अबाउट दिस, कि वो उसमें उसी में से एक इवेंट है छोटा सा जिसपे जुल्म ड्रामा बनाया गया। अच्छा, और फैसल अब भी क्या किरदार ऐसा ही है और उतनी खूबसूरती से निभाया है कि कहीं मार्केट में निकलेंगे तो रियल लाइफ में भी लोग विलन ही समझेंगे और फिर रोक रोक के कहेंगे ये क्या कर दिया तुमने। अच्छा, ये तो होता है। देखें, विलन को जब तक ओपन लफ्जों में कहूंगा गालियां ना पड़े ना तो मजा नहीं आता। वो आपको लगता नहीं है कि आपने सही काम किया। और क्या यही किरदार की कामयाबी भी होती है? हाँ, किरदार की कामयाबी यही है कि लोग जो है वो उससे नफरत करने लगे, उसको बुरा समझने लगे। लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग इंस्पायर हो जाते हैं जो विलन्स होते हैं उनसे, तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि विलन से कैसे कोई इंस्पायर हो जाता है। वैसे फैसल भाई, हर किरदार ज़रा डिफरेंट होता है, चैलेंजिंग होता है, लेकिन क्या वाकई नेगेटिव रोल प्ले करना ज्यादा चैलेंजिंग होता है?
ऑब्वियसली हम जैसे लोगों के लिए ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, बिकॉज नॉर्मल लाइफ में ना कभी लड़की उठाई है, ना कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, ना किसी के ऊपर इतना जुल्म किया है, तो करना भी नहीं चाहिए, सारी तो चीजों को मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे सीन्स थे जब करते हुए आपको बहुत सारे रेफरेंसेस निकालने पड़ते हैं, चीजें देखनी पड़ती हैं कि यार किस तरह से इस चीज को जो है वो प्ले किया जाए। अगर आप किसी को जान से मारते हैं या आप किसी के साथ ज्यादती करते हैं या आप किसी के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, तो वो सारा कुछ वो बड़ा मुश्किल होता है। पॉजिटिव कैरेक्टर्स में कहीं ना कहीं आपको अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस जो हैं वो मिल जाते हैं। नेगेटिव कैरेक्टर में फिर वो रिलेट भी ना करे किसी से, फिर उसका एक अपना रंग हो, फिर उसका एक अपना अंदाज भी हो, तो बहुत सारी चीजें नेगेटिव कैरेक्टर्स में जरा सी मुश्किल होती हैं। बट ये है कि मजा बहुत होता है, जो ग्राउंड होता है उसमें बड़ा मजा आता है खेलने का, जैसे कल ऑस्ट्रेलिया को आया। चलिए इस पर आते हैं। बात तो हो रही है इस ड्रामे की, आप बीच में ऑस्ट्रेलिया को लेकर आ गए हैं, लेकिन चूंकि इसका ओएसटी भी बहुत ही शानदार है, तो फैसले पे साथ रहें, थोड़ा सा ओएसटी सुनते हैं फिर बात करते हैं। और इश्क है या दगा है, जुर्म है या गुनाह है, एक पल में है ये जन्नत, एक पल में जैसे सजा है, नशा ये तेरे इश्क का जोगिया, रगों में दौड़े बन के कोई जहर, तू ही लगाए जख्म, तू ही दवा, तू ही सहारा, तू ही ढाए कहर, ये जुल्म भी क्या कम है, वफा के बदले गम है, ये जुल्म भी क्या कम है, वफा के बदले गम है, ये जुल्म भी क्या कम है, वफा के बदले गम है, ये जुल्म भी क्या कम है, वफा के। ज़बरदस्त, खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत ओएसटी। अगर यशरल जाहिद की बात करें तो वैसे ही इतने उन्होंने ज़बरदस्त हिट ओएसटी ऑलरेडी गाए हुए हैं, और आतिफ अली उनकी भी खूबसूरत आवाज़ में ओएसटी। जबरदस्त जी। फैसले में आपको भी कुछ ना कुछ याद तो हो गया होगा? थोड़ा थोड़ा हुआ है अभी। असल में मैं ओएसटी अपना तो मैं खराब नहीं करना चाह रहा। आप समझ गए कि क्या शरारत होने वाली तो है। उन्हें पहले कह दे कि नहीं मैं खराब नहीं करना चाहता। नहीं तो होना चाहिए एक आध जुमला फैसल भाई। हाँ नहीं यार, बहुत अच्छा ओएसटी है, इन दोनों ने बहुत अच्छा गाया है। सो आप उसे और अच्छा कर दें। रहने दें जो मैं काम करता हूँ नहीं ठीक नहीं, खराब कर दूंगा। जो लोगों को अच्छा लगना है लोग का, और छठो यार है कि देखना है। अच्छा वैसे फैसल भाई, अब थोड़ा आपकी रूटीन पे आते हैं, जो कि आप जरा जिम में इस वक्त, जिम में भी म्यूजिक तो होता है, फिर भी आप कह रहे हैं नहीं मैं गाऊंगा नहीं, बट जनरली किसी भी कैरेक्टर के लिए कभी होता है ना वेट गेन करना या वेट लूज करना, वो आपके साथ भी होता है या नहीं, उस तरफ वाला मामला नहीं है? नहीं मेरा तो बहुत ज्यादा रहा है। अच्छा ज्यादा भी किया है, कम भी किया है, मेंटेन नहीं शुरू किया था यहाँ पे, जब हम बहुत सारे यहाँ के प्लेस करते थे। सो एज ज्यादा दिखानी है तो थोड़ा वेट बढ़ा लिया, थोड़ा क्या कई दफा बहुत ज्यादा बढ़ाया। ये तो फ्रॉम टू टेक्सिंग से चल रहा है मेरा। कभी कम। तो फैसल वेट बढ़ाना ज्यादा मुश्किल होता है या वेट घटाना? कभी बाल छोटे, कभी दाढ़ी बढ़ेगी। वेट बढ़ाना ज्यादा मुश्किल या वेट घटाना ज्यादा मुश्किल है? मेरे लिए बढ़ाना कोई मुश्किल ही नहीं है। वैसे कितना घटाया? बहुत आसान है, घटाना तो बहुत ही मुश्किल है। अच्छा तो ये मैक्सिमम कितना घटाया? मैक्सिमम मैं 30 kg मैंने कम किया था, मुझे याद है। यस 31 kg।
फैसल भाई ये जरा बताएं, 30 किलो वजन आपने कितने अरसे में गिराया था, कैसे गिराया था? यार मुझे तकरीबन मेरे ख्याल से 4 महीने लगे थे। स्ट्रिक्ट डाइट और रनिंग की थी मैंने, जिसपे वेट उड़ाया था मैंने। कोई डाइट प्लान फॉलो किया था या बस या खुद से? डाइट प्लान फॉलो होता है यार, बगैर डाइट के तो नहीं होता। अगर आप ये सोचें कि आप सिर्फ एक्सरसाइज करके अपना वजन कम कर लेंगे, तो एक्सरसाइज इज जस्ट 20%। 70% आपकी डाइट है, 10% आपकी स्लीप है। लोगों को समझाना बड़ा जरूरी होता है कि, और फिर वो जिम में आके पेट लगा के समझते हैं हमारा पेट कम हो जाएगा। इधर नारियां चल रही हैं, उधर पेट लग रहा है, तो कुछ भी नहीं होगा। तो जाहिर है जितनी कैलोरीज अब खाई है उतनी कैलोरीज बर्न करना भी जरूरी है। उससे ज्यादा बर्न आपको वेट लूज करना। जी फैसल भाई, उससे ज्यादा कैलोरीज डेफिसिट में जाना पड़ता है वेट कम करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। तो इस वक्त वैसे क्या चल रहा है? अभी रूटीन की डाइट और रूटीन की एक्सरसाइज चल रही है या कोई टारगेट इस वक्त भी चल रहा है आपका? नहीं, टारगेट मेरा शुरू होगा मेरे ख्याल से 1 दिसंबर से। तो अभी तो मैंने नॉर्मल रखा हुआ है। 1 दिसंबर से आई एम गोइंग टू द टारगेट। थोड़ा कटिंग करनी है। ये वैसे ही करनी है, जिस हेल्थ पर्सपेक्टिव से, फिटनेस पर्सपेक्टिव से? अच्छा, काम बढ़ाओ। नहीं, मसल तो अच्छे लग रहे हैं। लगता है फैसल भाई आज बाइसेप डे है। आज बाइसेप डे है, ऐसे ही है? शो ऑफ कर रहे हैं आप? नहीं, आज शोल्डर डे है। नहीं, जरा बाइसेप हमने आप किए फुल स्क्रीन। फैसल भाई बाइसेप दोबारा दिखाएं, आप जो दिखा रहे थे। बाइसेप दोबारा हो जाए। अरे यार क्या कर रहे हो यार? छेड़े। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है जी, जबरदस्त। लेकिन आज शोल्डर डे था। आज शोल्डर डे था, ठीक है जी। जबरदस्त फैसल भाई, बहुत शुक्रिया। ज्यादा डिस्टर्ब किया हमने आपको आज जिम में। अब बैक टू शोल्डर डे पे जाएं। लेकिन रात को 8 बजे सब ने देखना है ड्रामा सीरियल जुल्म की पहली किस्त, जो कि नशर हो रही है हम टीवी पर। नाज़रीन, बढ़ते हैं आगे ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। सियासी माहौल में एक नारा लगता है वोट को इज्जत दो, लेकिन आजकल एक बार फिर नारा लग रहा है नोट को इज्जत दो। ये नोट है 75 रुपए का और एक कमेमोरेटिव नोट है, लेकिन आज भी बहुत सी जगहों पर ये नोट नहीं एक्सेप्ट किया जाता। F9 पार्क में गया, वहाँ पे जो बच्चों का एरिया है, वहाँ पे आपको टिकट लेना होता है। मैंने वहाँ पे नोट दिया, उन्होंने कहा जी हम ये नोट एक्सेप्ट नहीं करते। और वैसे नोट भी देखकर पता नहीं चल रहा। मुझे तो इतना पसंद है नोट ये वाला। पसंद है अपनी जगह पे, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि इतना ज्यादा यूज नहीं हो रहा तो लोग हालांकि नोट है स्टेट बैंक ने जारी किया, लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, इसके बरक्स वो नोट जो कि सब एक्सेप्ट करते हैं, में आता भी कुछ नहीं है। वो नोट जो सब एक्सेप्ट करते हैं, नहीं 5000 का नोट। आप मुझे दे दें। अच्छा, आप ले लें या आप मुझे दे दें। ये वैसे मुझे 5000 का नोट दिया। इस्तेमाल जल्दी कर लीजिएगा, ये ना हो कि इस नोट पर पाबंदी लग जाए। क्यों? क्योंकि आज जो इजलास होना है सेनेट में, उसके एजेंडे को मैं पढ़ रहा था, जिसमें लिखा हुआ था कि मुख्तलिफ बिल्स और तहरीक पेश होनी है। 5000 के नोट के खात्मे के हवाले से अवाम में तहरीक आज पेश की जाएगी। इसके साथ साथ बिजली और गैस के बिलों में इजाफे के खिलाफ भी तहरीक एजेंडे में शामिल होगी। यानी हुकूमत का काम है बिजली और गैस के हवाले से चीज़ें तय करना, वहीं पर हम देखें तहरीक पेश की जाए। मेरी समझ से ये बाहर मतलब इतने मसाइल चल रहे हैं ज़िंदगी में। मुल्क की अगर बात की जाए, ज़िंदगी के मसाइल तो छोड़े, लेकिन मुल्क की अगर बात की जाए, मुल्क पे ऑलरेडी इतने मसाइल चल रहे हैं, वहाँ पर मतलब इन चीज़ों पर फोकस किया जाए। अच्छा खासा नोट है, क्या मसला है? और अच्छा, इसके अलावा सबीन, अब जब इंटरिम सेटअप आया था उस वक्त खबर आई थी ना कि 5000 के नोट पर पाबंदी लगाई जा सकती है, चूंकि बहुत ज्यादा करप्शन होती है। अच्छा। तो निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने कहा था कि नहीं, ये सब फेक खबरें, ऐसा कुछ होने नहीं वाला। एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट कर रहा था। अच्छा। लेकिन मैं क्वेश्चन इज कि आज सेनेट में तहरीक पेश होनी है 5000 के नोट पर पाबंदी की। वाई थोड़ा सा बताया तो जाए, एक्सप्लेन तो किया जाए, क्योंकि जब हम माहिर मईशत से बात करें वो कहते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नोट क्या है। सिर्फ फ़र्क पड़ता है कि नोट आप ज़्यादा छापें, उससे आपकी इकॉनमी मुतासर होती है, वरना नोट का होना इससे बहरहाल फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मैं जल्दी इस्तेमाल कर लूंगी। आप कर लें। ये मैं जल्दी अच्छा, बात सुनिए, ये क्लैरिटी के लिए सिर्फ तहरीक पेश हो रही है, अभी कोई पाबंदी की बात नहीं, सिर्फ तहरीक है। जी बिल्कुल, ठीक है जी। एनीवेज जी, बढ़ेंगे आगे। दीगर खबरें भी शामिल करनी है, कुछ और मौजूआत हैं, उनकी तरफ हमें जाना है। बात कर हेल्थ की। जब हम हेल्थ की बात करते हैं, पाकिस्तान में कैंसर का मरज़ ये जिस तरह से तेज़ी से बढ़ रहा है, और अगर देखा जाए तो बदकिस्मती से इस जानलेवा बीमारी का जो इलाज है वो आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। ज़रा महंगा इलाज, बहुत महंगा है। इनफैक्ट
लोगों को एक तो बीमारी की अपनी टेंशन, उसका अपना एक पेन होता है, लेकिन साथ साथ उस शख्स को भी, और जाहिर है उसके जितने भी लोग हैं इर्द गिर्द, उसके जितने भी अपने हैं, वो इस चीज़ पे परेशान हो जाते हैं कि अब इस शख्स का इलाज कैसे करना। बिल्कुल ऐसा ही है, अपनी पूरी जमा पूंजी लगा देते हैं। हम देखते हैं कोई प्लॉट है, घर है, वो बेच देते हैं कि शायद इलाज हुआ, फिर भी इलाज उस तरह से हो नहीं पाता। इस ख़तरनाक मरज़ के बारे में जो आगाही है वो बहुत अहम है, क्योंकि जितनी आगाही होगी उसी तरह से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। वैसे भी इलाज तो बहुत महंगा है, और ऐसे में ये भी हमें ज़रूर बात करनी चाहिए कि बहुत से वो लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, कैसे वो इलाज कराते हैं। जैसे कि शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की हम बात करें, जिस तरह से उसका रोल है, आज हम उस पर बात करेंगे। CEO ऑफ शौकत खानम कैंसर मेमोरियल हॉस्पिटल डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब बहुत शुक्रिया। फैसल साहब, हम ज़रा समझना भी चाहते हैं कि जब हम शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल की बात करते हैं तो सालाना कितने कैंसर पेशेंट्स हैं जो कि इस वक्त ट्रीट हो रहे हैं? देखिए, इसमें तकरीबन हर साल हम 10-12 हज़ार नए कैंसर पेशेंट्स रजिस्टर करते हैं। लेकिन सिस्टम में सिर्फ उस साल के मरीज नहीं होते, जो गुज़िश्ता साल या उससे पिछले सालों के जो पेशेंट्स हैं जिनका इलाज अभी चल रहा होता है वो भी सिस्टम में होते हैं, और खुदा न खास्ता कुछ ऐसे मरीज जिनका रिमोट पास में भी इलाज हुआ और अगर वो रिलैप्स कर जाए बीमारी तो वो भी फिर आ जाते हैं। तो एट एनी गिवन टाइम 15-20 हज़ार लोग हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं जिनका एक्टिवली कैंसर का इलाज चल रहा होता है। तो ये अच्छा खासा बड़ा बर्डन है, और हमारी कोशिश होती है कि इसको एक बड़े खुशउस्लूब तरीके से निभाएं और बेहतरीन एक मियारी इलाज के तरीक़ाकार के मुताबिक उनका कैंसर का इलाज होता है। अच्छा डॉक्टर फैसल, जाहिर है लोग इस चीज़ से ज़्यादा परेशान होते हैं। एक तो बीमारी यकीनन जानलेवा बीमारी है, लेकिन उसके साथ साथ लोगों को इलाज की भी टेंशन होती है। एक शख्स पर कितना खर्च आ जाता है ओवरऑल, अगर एस्टिमेट लगाया जाए सिर्फ? जी बिल्कुल, मैं अर्ज़ करता हूँ, ऐसे है कि जो एक्चुअल खर्च है, जो कि एक्सपेंस किसी पेशेंट के ऊपर किया जाता है, अब ये अलग बात है कि वो पेशेंट खुद दे रहा है उसके पैसे या ज़कात और डोनेशंस के ज़रिए शौकत खानम जैसे इदारे में 75% लोगों का मुफ्त इलाज हो रहा है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो एक्चुअल एक्सपेंस है वो आजकल के दौर में 15 लाख से ऊपर का ही है, बल्कि मैं कहूँगा कि 15-20 लाख की रेंज में होता है। इससे भी कुछ कैंसर, मिसाल के तौर पे लुकीमियाज जो हैं, उनका इससे भी महंगा इलाज होता है। उसकी वजह ये है जी अपनी बात उसकी वजह है कि कैंसर का इलाज मल्टी स्पेशलिटी इलाज होता है। उसमें मुख्तलिफ किस्म के स्पेशलिस्ट, मुख्तलिफ दवाइयाँ और मुख्तलिफ तरीका इलाज ज़रूरी है, सर्जरी से लेकर रेडिएशन से लेकर और कीमोथेरेपी तक। तो जहाँ इतनी एक्सपर्टीज़ और टेक्नोलॉजी दरकार हो तो नेचुरली उसका जो खर्चा है वो लाखों में होता है। ठीक, डॉक्टर साहब, चूँकि आप रिसर्च सेंटर को भी हेड कर रहे हैं, मैं ज़रूर समझना चाहूँगा कि क्या वजह है या ऐसी कोई स्टडी हुई कि पाकिस्तान में कैंसर पेशेंट्स का इजाफा, रीजंस क्या आइडेंटिफाई हुई हैं? क्या वो लाइफस्टाइल है, क्या वो कोई खुराक से जुड़ी है, या वो कोई रेडिएशन से मुतालिक है? वो क्या वजह है कि जिसमें हम देखते हैं कि ये फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि कैंसर पेशेंट्स का इजाफा हो रहा है? देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहली बात है वो ये तो समझने की जरूरत है कि ये जिसको हम इजाफे का लेवल दे रहे हैं, क्या ये वाकई इजाफा है या नहीं। उसके लिए ट्यूमर रजिस्ट्रीज की जरूरत होती है, और पाकिस्तान भर में अब 2-3 रजिस्ट्रीज हैं जो पॉपुलेशन बेस्ड रजिस्ट्रीज हैं, जो इदारों के जरिए और कोलैबोरेशन के जरिए ये डेटा इकट्ठा कर रही हैं ताकि ये तयन किया जा सके कि वाकई ये नंबर बढ़ रहा है या इसमें क्या तब्दीली आ रही है, कौन से कैंसर्स कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं। तो वो रजिस्ट्रीज के जरिए पता चलता है। अक्सर औकात जो ये सेंस आती है कि हम ज़्यादा केसेस देख रहे हैं, उसकी वजह ये है कि हमारे मुल्क में डायग्नोस्टिक्स बेहतर हो गई हैं, थोड़ी अवेयरनेस भी बेहतर हो गई है, तो डिटेक्शन भी ज़्यादा हो गई है। सो इसका थोड़ा सा मेरे ख्याल से यूँ कहिए कि एक बायस है डिटेक्शन का, जो इसमें कार फरमाया। लेकिन चूंकि डायग्नोसिस पर आपने बात की, बड़ा अहम पॉइंट है कि डायग्नोसिस हो रहा है, जो कि एक अच्छी चीज़ भी है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे हेल्थ सिस्टम पर दबाव भी तो बढ़ रहा है ना। अब बहुत से कम हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर कैंसर का हॉस्पिटल होता है। बिल्कुल। सो ये बड़ा अहम पॉइंट है कि एक तरफ आप तशखीस तो कर पाएं, लेकिन क्या फायदा है ऐसी तशखीस का अगर इनका इलाज ना हो पाए। तो हमने कैपेसिटी अपनी ट्रीटमेंट की भी बढ़ानी है, और ये बहुत अहम जो लिंकेज टू केयर है ना, जो आपने बात की है, ये हमारी मेडिकल के इस्तेलाह में आमतौर पर यूज होती है कि आपने तशखीस कर ली, लेकिन अगर आपने उसको
केयर और फर्दर ट्रीटमेंट से लिंक ना किया तो फिर बात पूरी नहीं बनती। तो इसमें जो अहम तरीन बात है वो ये है कि हमारे यहाँ उसमें भी कैपेबिलिटी में इजाफा हुआ है, नंबर ऑफ ऑन्कोलॉजिस्ट में, कैंसर सर्जन्स में, रेडिएशन की फैसिलिटीज़ में। लेकिन हम 240 मिलियन का मुल्क हैं और हमारे यहाँ अभी भी जो फैसिलिटीज़ हैं वो हमारी ज़रूरत के मुताबिक निस्बतन उससे कम है। तो ये एक शॉर्टेज है और ये रहेगी कई दहाइयों तक, जब तक कि ये हमारे यहाँ इस सारी चीज़ को कैचअप नहीं हम करते। और इसको कैचअप करने में जी ट्रेंड रिसोर्स, टेक्नोलॉजी, पैसे, तीनों चीज़ों की ज़रूरत है। तो डॉक्टर साहब अभी भी वो मयार नहीं है और अभी भी क्या जितने भी मरीज होते हैं वो बैरून मुल्क जाकर इलाज कराना ही बेहतर समझते हैं, या फिर अब पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम पर भी वो ट्रस्ट करने लगे हैं कि नहीं पाकिस्तान में रहकर भी कैंसर का इलाज बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है? ये एक चेंज आया है। यकीन कीजिए कि आज से 30-40 साल पहले जो कोई अफोर्ड कर सकता था वो बाहर से जाके कैंसर का इलाज करवाता था। ये अब ऐसे नहीं है। अब इवन वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनमें से बेशतर मैं कहूँगा, सब हर एक तो नहीं, लेकिन उनमें से एक मेजॉरिटी जो है उनकी कोशिश होती है कि अपने घर के पास, अपने शहर में, अपने मुल्क में, अपने घर वालों के साथ रहकर, क्योंकि देखिए इसमें एक स्ट्रेस भी आती है, एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है, बीमारी और खर्चे के अलावा जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है वो भी बहुत अहम चीज़ है इस बीमारी में। तो लोग प्रेफर करते हैं, उनकी बहरहाल तरजीह तो यही होती है कि वो अपने मुल्क में इलाज करवाएं और अच्छा मेयारी इलाज पाकिस्तान में भी होता है और बहुत अच्छा होता है। लेकिन जाहिर है इसकी कैपेसिटी और इसकी डेप्थ को हमें फर्दर बढ़ाने की ज़रूरत है। और डॉक्टर साहब जो 75% मरीज़ जिनका शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल में इलाज होता है फ्री, पर क्या प्रोसीजर होता है इस सारे मामले का कि अच्छा इसका फ्री इलाज होगा और इसका नहीं हो सकता, या इस मरीज़ को हम एक्सेप्ट करेंगे, इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसको हमें माजरत करनी है, वो क्या क्राइटेरिया क्या सेट किया हुआ है? ये हर रोज का चैलेंज है हमारे लिए जी। हर सुबह जब हमारी जो वॉक इन क्लिनिक है उसमें लोग आते हैं तो उनको ट्रियाज किया जाता है। ट्रियाज से मुराद ये कि ये असेसमेंट की जाती है कि किसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं और किसको नहीं। तो याद रखिए कि जो पहला कदम है, स्टेप 1 है, उसका ताल्लुक उनकी मेडिकल इवैल्यूएशन से। हम देखते ये हैं कि क्या अव्वल कैंसर है या नहीं, दूसरा कैंसर की कौन सी किस्म है जिसमें हम इलाज उनका कर सकते हैं या नहीं, हमारे पास उस स्पेसिफिक कैंसर के अंदर ट्रीटमेंट की कितनी कैपेसिटी है और मरीज के बेहतर होने के क्या चांसेस हैं। हम सारी चीज जब ये सामने रखते हैं तो इसकी बेसिस पे हम प्रायोरिटाइज करते हैं। चुनाचे वो तमाम कैंसर्स जिनका इलाज में बेहतरी का या क्योर का ज्यादा चांस है उनको प्रायोरिटी दी जाती है और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास किन किन कैंसर्स की कैपेसिटी है। अब ये भी मैं अर्ज करता जाऊं कि ये कैपेसिटी चेंज भी होती रहती है। मिसाल के तौर पे आप ब्रेस्ट कैंसर लें, अगर आपके पास इतने सर्जन्स हैं और इतने ऑन्कोलॉजिस्ट हैं तो हो सकता है आपकी कैपेसिटी बढ़ जाए, और अगर आपको कुछ छोड़ के चला जाए तो वक्ती तौर पे जब तक हम उसकी रिप्लेसमेंट ढूंढें वो कैपेसिटी कम भी हो जाती है। तो आजकल ये भी एक चैलेंज है कि हमने कॉन्स्टेंटली जो एक एक्सोडस या ब्रेन ड्रेन है उसको भी काउंटर करना है, केटर करना है और लगातार अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश करनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और भी जाहिर है, अब आए दिन केसेस रिपोर्ट भी होते हैं, आपके हॉस्पिटल की बात करें वहाँ पर भी, तो कौन से कैंसर जो हैं वो ज़्यादा रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं, और क्या फीमेल्स में ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं या फिर मेल्स में ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं? देखिए जी, अगर हम फीमेल्स और मेल्स का मुआवजा करें तो तकरीबन 50-50 है। आधे पेशेंट्स हमारे मर्द होते हैं, आधे खवातीन होती हैं। 11-12% जो है बच्चे होते हैं, उनमें भी तकरीबन बराबर स्प्लिट होता है, लड़के और लड़कियां इवन होते हैं। लेकिन अगर हम विदिन मैन या वुमेन देखें तो खवातीन में तो छाती का सरतान, ब्रेस्ट कैंसर जो है वो सबसे कॉमन है। आधे तकरीबन कैंसर जो हम देखते हैं खवातीन में वो हम ब्रेस्ट कैंसर देख रहे होते हैं। इसी तरह मर्दों में मुख्तलिफ हैं, लंग का है, लिम्फोमाज हैं, जेनिटल यूरिनरी कैंसर्स हैं, GI गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कैंसर्स हैं। तो मर्दों में 4-5 मुख्तलिफ अकसाम के कैंसर जो हैं वो अहमियत रखते हैं। और आपने शुरू में एक बात बड़ी अहम कही थी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। देखें इतना महंगा इलाज है और इतना तकलीफ दह इलाज है इस मामले में कि कई महीने इलाज चलता है, मरीज परेशानी में रहता है, और अगर क्योर भी हो जाए तो उसको खासा वक्त लगता है उस गुड न्यूज़ मिलते। तो क्या ही अच्छा हो कि हम प्रिवेंट कर लें। तो प्रिवेंशन के वक्त एक चीज़ का बड़ा जिक्र जरूरी है करना कि तंबाकू सबसे जो अहम कॉज है प्रिवेंटेबल कैंसर्स की, यकीन कीजिए उसमें तंबाकू का इस्तेमाल है, सिगरेट का इस्तेमाल है। इसके खिलाफ जितनी कैंपेन की जाए उतनी कम है।
बहुत अहम बात है ये भी। एट द सेम टाइम जब हम डोनेशंस की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो हमने माजी में टेलीथॉन्स भी देखी हैं, हमने इवेंट्स भी देखे हैं, वो रमज़ान में भी अदरवाइज़ भी, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, इवन बाहर भी, जिसकी वजह से शौकत खानम को बहुत सपोर्ट मिली है। इस वक्त सिचुएशन क्या है फंड्स की, डोनेशंस की, आवाम की सपोर्ट की फॉर दिस हॉस्पिटल? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के लोगों की फराख दिली की, ख़ास तौर पे ऐसी कॉजेज़ के लिए फराख दिली की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। हर दफ़ा हम हैरान और इंस्पायर होते हैं पाकिस्तानियों की, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो और बाहर। तो लगातार हमें फंड्स मिल रहे हैं, ज़कात और डोनेशन मिल रही है, ताकि जो हमारा लाहौर और पेशावर के कैंपसेस हैं वो अपनी खिदमात लगातार प्रॉपर तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं और देते चले जा रहे हैं, और उसमें इजाफा हो रहा है। हमें लेकिन दीगर इजाफी फंड्स की ज़रूरत है कराची को मुकम्मल करने के लिए। देखें, जो लाहौर और पेशावर के अंदर जो अखराजात हैं वो हमारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं। कुछ हमें जाहिर है इक्विपमेंट भी हम अपग्रेड करते हैं, नई चीज़ें आती हैं, लेकिन ज़्यादातर वो ऑपरेशन के एक्सपेंसेस है, मीनिंग के लगातार जो काम चल रहा है उसको चलाना, जिन कैंसर के लोगों का इलाज हो रहा है वो इलाज जारी रखना, ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन कराची चूँकि एक बड़ा कैंपस बन रहा है, उसके लिए खासी ज़्यादा रकम की ज़रूरत है और उसमें हमें इजाफी फंड रेजिंग की ज़रूरत है ताकि हम उसको मुकम्मल करने के काबिल हों। तो वहाँ हमें एक लगातार एडिशनल नीड है जिसके लिए मैं आपके ज़रिए भी अपील करूँगा, खुसूसन कराची में रहने वालों की, या वो लोग जो बाहर रहते हैं लेकिन उनका कराची से ताल्लुक़ है, या पाकिस्तान, देखें सब हमारा एक ही मुल्क है। तो कराची के हॉस्पिटल को मुकम्मल करने के लिए और उसको पाया तकमील और इनॉग्रेशन के दिन तक लाने के लिए अभी हमें फंड्स की ज़रूरत है, और मेरी फिर अपील होगी कि ये फंड्स हमें दिल खोल के दीजिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी चीज़ ये भी पूछना चाहेंगे आपसे कि अब जाहिर है पहले हमने कैंसर का नाम जब सुनते थे हम, तो हमें नज़र आता था कि भाई इसका कोई इलाज लिखा है। आहिस्ता आप देखें जिस तरह से मेडिकल की फील्ड में किस तरह से तरक्की होती जा रही है, तो वहाँ पर इलाज सहूलियात एक तरह से बढ़ भी गई हैं, लेकिन आज भी जिस तरह विल पावर है वो बड़ी मैटर करती है। कैंसर के हवाले से अगर बात की जाए, लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि कितना % लोग क्योर हो जाते हैं अगर बर वक्त तशखीस हो जाए और बर वक्त इलाज हो जाए? तो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आज से 50-60 साल पहले बच्चों के ल्यूकीमियाज 50% भी क्योरेबल नहीं थे, आज वो 90% के करीब क्योरेबल है, बल्कि वेस्ट के अंदर तो ये 95% तक फिगर चली गई है। हमारे मुल्क में भी 80-85-90% को टच कर जाती है अगर उनका बर वक्त इलाज हो रहा हो। तो कितना बड़ा चेंज है। इसी तरह एडल्ट्स के अंदर भी बहुत से कैंसर जो हैं जो अर्ली डिटेक्ट हो जाएं, उसमें 80-90% क्योर रेट्स हैं। तो इसमें बिल्कुल हिम्मत ना हारिए, विल पावर कायम रखिए, क्योंकि कैंसर के इलाज में, जैसे आपने आपके सवाल में बहुत अहम उसी का जवाब भी शामिल था, वो ये ऐसे कि कैंसर के इलाज में कई महीने और कई दफ़ा पूरा साल लग जाता है। कीमोथेरेपी है, सर्जरी है, रेडिएशन है, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो उसकी केयर है। तो इसमें हिम्मत और हौसला ना सिर्फ मरीज का बल्कि उनकी फैमिली का और उनके डॉक्टर्स का और मेडिकल टीम का और नर्सेज का शामिल होता है। तो पूरी फैमिलीज मुतासर हो रही होती हैं, तो ये बड़ा अहम है। पहला पॉइंट प्रिवेंशन, दूसरा वक्त डिटेक्शन यानी डायग्नोसिस, और फिर उसका इलाज। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, वक्त के ख़त्म, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।